फिजिक्स ट्यूटोरियल 11th क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा 11 में बात की थी वृत्तीय गति पर, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया भी था कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण की ऐसी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं ऐसी गति को हम? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का अर्थ ही यही होता है किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करना या गति करना, इसे हम कहते हैं वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति को हम दो प्रकार से बताते हैं। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। पहली तो आती है एक समान वृत्तीय गति और दूसरी आती है असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करना, तो ऐसी गति को तो हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। पर जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण तो करता है, पर वह परिक्रमण एक समान चाल से न करके बल्कि असमान चाल से करे, तो ऐसी गति को हम कहते हैं कण की असमान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं हम? असमान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब तो हो गया किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करना, और असमान वृत्तीय गति का अर्थ हो जाता है किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से गति करना। क्लियर? फिर हमने वृत्तीय गति से संबंधित राशियों को हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी भौतिक राशियां वृत्तीय गति में हमारे काम आती है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बताया था आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी से। और वृत्तीय गति में आवर्तकाल क्या होता है? कण द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक परिक्रमण पूरा करने में लगा समय। तो आवर्तकाल कैपिटल टी का अर्थ होता है वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर बोल दे या एक परिक्रमण पूरा करने में या एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसे हम कह देते हैं आवर्तकाल। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी वृत्तीय गति में कण की आवृत्ति। आवृत्ति को हम किससे लिखते हैं? n से, या आप इसे f से भी लिख सकते हैं। तो वृत्तीय गति में कण की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति बराबर होती है 1 आवर्तकाल, 1 कैपिटल टी। और ये आवृत्ति किसे दर्शाती है? बताया था मैंने आपको, आवृत्ति दर्शाती है कण द्वारा एक सेकंड में, या आप इसे प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। कि कोई कण वृत्तीय गति में प्रति सेकंड अर्थात एक सेकंड में वृत्ताकार पथ पर जितने चक्कर लगाता है उन चक्करों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। इसे आप n से
या आपके चाहे f से भी दर्शा सकते हैं, और इसका मान कण के आवर्तकाल के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। इसका मात्रक मैंने आपको बताया था, मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। इसे हम दर्शाते हैं hz से। ये बताया था मैंने आपको आवृत्ति के मात्रक के बारे में। फिर हमने पढ़ी थी तीसरी राशि कोणीय विस्थापन। यहां से मुख्य रूप से आपकी शुरुआत होती है टॉपिक्स की। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं? थीटा से। कोणीय विस्थापन होता क्या है मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई कण इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, अर्थात वृत्तीय गति कर रहा है, जिसका केंद्र है O। ये कण पहले तो बिंदु A पर था और कुछ समय पश्चात यानी कि स्मॉल t समय पश्चात जब ये कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो A से कहां पर आ जाता है? B पर आ जाता है। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है कि पहले कण की प्रारंभिक स्थिति बिंदु A पर थी, तो कण की स्थिति को केंद्र से मिलाने वाली रेखा O से होगी A तक, यही होगी। जब कण B पर आया तो कण की स्थिति को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कहां से कहां तक होगी? O से B तक। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस कण की स्थिति को कहां से? केंद्र से मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस कण की वृत्त के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन को आप बिल्कुल सरल शब्दों में लिख सकते हैं, किसी कण की वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष, वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण की वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। कि पहले कण A पर था तो कण की वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष स्थिति आती है O से A तक। अब जैसे कण B पर पहुंचता है तो वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष स्थिति OA से बदलकर कितनी हो जाती है? OB हो जाती है। तो इस वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है OA से लेकर OB तक, इस परिवर्तन को हम दर्शाते हैं थीटा से। किससे दर्शाते हैं इस परिवर्तन को? हम थीटा से दर्शाते हैं। और यही थीटा कोण ही किसे दर्शाता है? उस कण के कोणीय विस्थापन को प्रदर्शित करता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक मैंने आपको बताया था। क्या होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन वृत्त के केंद्र के सापेक्ष बनने वाले इस कोण के रूप में होता है। पर ध्यान रहे बेटा, इसका मात्रक कभी भी आपको डिग्री नहीं लेना है, हमेशा किस में लेना है? रेडियन में आपको व्यक्त करना है। और यदि जब आप डिग्री को रेडियन में व्यक्त करते हैं तो आप लिखते हैं 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। कि यदि आपको कोई कोणीय विस्थापन
डिग्री में प्रदर्शित किया गया है, तो आपका सबसे पहला काम ये होगा उसे किस में चेंज करना, रेडियन में चेंज करना। और रेडियन में चेंज करने का तरीका होता है उसको किससे गुणा कर दो, पाई बटा 180 से गुणा कर दो। किससे गुणा करना है आपको, पाई बटा 180 से। तो ये बात आ जाती है कोणीय विस्थापन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रहे कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण की वृत्त के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। कि पहले बिंदु ए पर था तो वृत्त के केंद्र के सापेक्ष कण की स्थिति आती है ओ ए, फिर कण बी पर पहुंचता है तो वृत्त के केंद्र के सापेक्ष स्थिति हो जाती है ओ बी। तो बिंदु ए से बी तक वृत्त के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है ओ ए से ओ बी तक। और इस दौरान कितना कोण बनता है, थीटा कोण। इस कोण को ही हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। समझ में आ गई। और मैंने आपसे कहा है जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर, ये एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ का केंद्र है O, तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो ध्यान रहे कि वृत्तीय गति में एक चक्कर पूरा करने में प्राप्त कोणीय विस्थापन थीटा बराबर होता है 2 पाई रेडियन। कि वृत्ताकार पथ पर जब कोई कण गति करेगा तो एक चक्कर लगाने में कोणीय विस्थापन मैंने आपको बता रखा कितना कोण बनता है, एक चक्कर लगाने में। कि मान लीजिए इस प्रकार से कण गति कर रहा है, बिंदु ए से अपनी गति शुरू करता है, तो कण का एक चक्कर पूरा कब होगा, जब कण बिंदु ए से गति शुरू करके वापस घूमकर बिंदु ए पर आ जाए। तो एक चक्कर लगाने में वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। इसको किस में चेंज करो, रेडियन में। किससे गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 से। और जब पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो कितना रेडियन आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो हमेशा ध्यान रखना वृत्तीय गति में कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में प्राप्त कोणीय विस्थापन कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। एक चक्कर लगाने में प्राप्त कोणीय विस्थापन कितना होता है, 2 पाई रेडियन। यही बताया था मैंने आपको। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद हम आते हैं कोणीय वेग पर। कोणीय वेग कोणीय वेग के बारे में आपने पढ़ रखा है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यदि हम कोणीय वेग की हम बात करें तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या होता है कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग को हम किससे दर्शाते हैं, ये सिंबल मैंने आपको बताया था W की तरह होता है, इसके टर्मिनल अंदर घूमे होंगे दोनों, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। कोणीय वेग को हम किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ओमेगा। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं कोणीय वेग को।
कोणीय विस्थापन होता है थीटा और समय को हम लिखते हैं टी से। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी। तो कोणीय वेग को कैसे परिभाषित करते हैं हम? या तो आपसे कह दें किसी कण द्वारा एकांक समय में, अर्थात कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, एकांक समय में प्राप्त कोणीय विस्थापन को कण का कोणीय वेग कहते हैं। कि वृत्तीय गति में कण एकांक समय में, अर्थात हर 1 सेकंड में जितना कोणीय विस्थापन तय करता है उसे हम कहते हैं कण का कोणीय वेग कहते हैं। या दूसरा तरीका ये भी हो गया, आप लिख सकते हैं किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, कि कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर का मतलब किसके सापेक्ष परिवर्तन? समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग को आप 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। या तो ऐसे बोल दो, एकांक समय में प्राप्त कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग को हम किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। और क्या फॉर्मूला बनता है? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। मात्रक क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक? रेडियन बटा समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक आता है रेडियन प्रति सेकंड। यदि मान लो आपसे कह दूं कि यदि कण का आवर्तकाल, कि मान लो आपसे कोणीय वेग पूछे और क्या दे दे कण का आवर्तकाल कैपिटल टी हो, तो ओमेगा बराबर कैपिटल टी। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? 1 चक्कर में लगा समय। और मैंने आपको बताया है 1 चक्कर का कोणीय विस्थापन कितना होता है? 2 पाई। कि 1 चक्कर का समय तो हो गया आवर्तकाल, जिसे आप दर्शा रहे हैं कैपिटल टी से। इस 1 चक्कर में कण कितना कोणीय विस्थापन तय करता है? 2 पाई। तो यदि आपको कण का आवर्तकाल दिया हो कैपिटल टी, अर्थात 1 चक्कर का समय आपको दे रखा हो, और आप जानते हैं 1 चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होता है? 360 डिग्री, अर्थात 2 पाई रेडियन। तो क्या बन जाएगा? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। कितना है कोणीय विस्थापन 1 चक्कर में? 2 पाई बटा समय क्या है 1 चक्कर का? आवर्तकाल। तो आपको कोणीय वेग का एक फॉर्मूला और मिल जाता है। क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यदि हमें वृत्तीय गति में किसी कण का आवर्तकाल दिया हो, अर्थात 1 चक्कर का समय दे रखा हो कैपिटल टी, तो उस कण का कोणीय वेग कितना होगा? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कितना होगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यही होगा कोणीय वेग। जैसे घड़ी की जो सुइयां होती हैं, वो एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर ही तो घूमती है। घड़ी की जो सुइयां होती हैं, मान लो मैं आपसे कह दूं घड़ी की सेकंड की जो सुई होती है, घड़ी की सेकंड की सुई
का कोणीय वेग ज्ञात करो। कि घड़ी की जो सबसे पतली सुई होती है ना, सेकंड वाली सुई, इस सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करो। क्या होता है कोणीय वेग? बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। अब आप देखिए बेटे, ध्यान दो, घड़ी की जो सबसे पतली सुई होती है सेकंड वाली, जब घड़ी की सुई अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन तय करेगी? 2 पाई। भाई एक चक्कर जो होता है उसमें कोणीय विस्थापन कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ये होगा घड़ी की कोई सी भी सुई हो, एक चक्कर जब अपना पूरा करेगी तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा? 2 पाई रेडियन होगा। अब बात आती है समय की, तो घड़ी की जो सेकंड की जो सुई होगी वो अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? अर्थात घड़ी की जो सेकंड की सुई का जो आवर्तकाल होगा, यानी कि एक चक्कर में लगा समय, वो कितना होगा? 60 सेकंड ही तो होगा। ध्यान दें बेटे एक बार फिर से आप, कि घड़ी की जो सबसे पतली सुई होती है सेकंड की सुई, हम इसकी बात कर रहे हैं। सेकंड की जो सुई है अपना एक चक्कर कितना समय में पूरा करती है? 60 सेकंड में तो पूरा करती है अपना एक चक्कर, तो आवर्तकाल कैपिटल टी हो गया 60 सेकंड। और एक चक्कर में कोणीय विस्थापन एक राउंड मारने में कितना कोणीय विस्थापन होता है? 360 डिग्री, अर्थात 2 पाई रेडियन। तो अब आप निकाल दे कोणीय वेग। क्या होता है कोणीय वेग? ओमेगा के बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। तो एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन तय कर रही है? 2 पाई। और सेकंड की सुई एक चक्कर में कितना समय ले रही है? 60 सेकंड। तो इसको आप हल कर लें तो आपको सीधा मिल जाएगा ओमेगा बराबर पाई बटा 30। कितना मिल जाएगा? पाई बटा 30। मात्रक क्या आ जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। घड़ी की कोई सी भी सुई हो, एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन तय करेगी? 2 पाई कोणीय विस्थापन ही तय करेगी एक चक्कर में 360 डिग्री का। ठीक है, पर सबका समय अलग अलग होगा। जैसे सेकंड की जो सुई होगी वो अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगी? 60 सेकंड में। मिनट वाली जो सुई होगी वह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगी? 60 मिनट में। और जो घंटों वाली सुई होगी वह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगी? 12 घंटे में। कितने समय में पूरा करेगी? 12 घंटे में। अब जैसे तो सेकंड वाली सुई की बात है, यदि मान लो आपसे कह देता घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, इसका जो आवर्तकाल होगा, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, मिनट वाली सुई अपना एक राउंड कितने समय में पूरा करती है? 60 मिनट में पूरा करती है। तो आवर्तकाल हो गया बेटा 60 मिनट, और समय का मात्रक सेकंड होता है। 60 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। इसलिए मिनट वाली सुई का कोणीय वेग यदि आप निकालें ओमेगा, तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन तो कितना होगा? 2 पाई होगा। ये तो होगा कोणीय विस्थापन बटा एक चक्कर में समय कितना लग रहा है मिनट वाली सुई को? 60 मिनट, अर्थात 3600 सेकंड। यही तो लग रहे हैं। तो आ जाएगा इससे पाई बटा 1800। मात्रक क्या आ जाएगा कोणीय वेग का? रेडियन प्रति सेकंड। कितना जाता है? रेडियन प्रति सेकंड। तो ध्यान रहे, घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग होता है पाई बटा 30 रेडियन प्रति सेकंड, और घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग होता है पाई बटा 1800 रेडियन प्रति सेकंड। समझ में आ गया तक सभी को? ये बात आती है कोणीय वेग की। अब हम बात करें यदि कोणीय त्वरण की। यदि अब हम बात करते हैं, पांचवा पॉइंट आता है कोणीय त्वरण।
त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। ये तो मैंने आपको बताया है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण का मतलब हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, आप चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हैं, कोणीय चाल में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग या कोणीय चाल कह दो, एक ही बात है। कोणीय वेग या कोणीय चाल में परिवर्तन की दर। कोणीय त्वरण को हम लिखते हैं अल्फा से। किससे लिखते हैं हम कोणीय त्वरण को? अल्फा से। और कोणीय त्वरण अल्फा किसके बराबर होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के, अर्थात आप लिखते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय यही होगा। मान लो मैं आपसे कह दूं कि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है जिसका t1 समय पर कोणीय वेग आपको दे रखा है ω1, और जब t2 समय पर हम बात करें तो t2 समय पर यह वेग, कोणीय वेग ω1 से कितना हो जाता है? ω2। तो यदि अब हम बात करें कोणीय त्वरण अल्फा बराबर, पहले कोणीय वेग कितना था? ω1 t1 समय पर, बाद में t2 समय पर कोणीय वेग आता है ω2। तो कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? ω2 माइनस ω1। ये तो आया कोणीय वेग में परिवर्तन ω2 माइनस ω1। अब ω1 कोणीय वेग तो था t1 समय पर, और ω2 कोणीय वेग किस समय पर हुआ है? t2 समय पर। तो कोणीय वेग में तो परिवर्तन आ गया ω2 माइनस ω1। इस परिवर्तन में कितना समय लगा है? पहले ये कोणीय वेग t1 समय पर था, फिर ये कोणीय वेग t2 समय पर आता है। तो इस परिवर्तन में जो समय लगा है वो कितना लगा है? t2 माइनस t1। क्या लगा है? t2 माइनस t1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ω2 माइनस ω1 बटा t2 माइनस t1। t1 क्या है? प्रारंभिक समय। ω1 है इस समय पर कोणीय वेग। t2 है अंतिम समय, और ω2 है इस समय पर कोणीय वेग। क्लियर? अब मान लो मैं आपसे कह दूं कि कोई कण इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रहा है कि उसका कोणीय वेग एक समान है। अर्थात मैं कह रहा हूं आपसे कि किसी कण का कोणीय वेग वृत्तीय गति में एक समान बना हुआ है। यानी कि कण कैसे कोणीय वेग से वृत्तीय गति कर रहा है? एक समान कोणीय वेग से। मान लो मैं आपसे कह दूं, पॉइंट फर्स्ट, यदि ω1 बराबर ω2, यानी कण की वृत्तीय गति में कोणीय वेग कैसा है? एक समान है। ω1 बराबर ω2। तो जब वृत्तीय गति में किसी कण का कोणीय वेग एक समान होगा, ω1 बराबर ω2, तो क्या कोणीय वेग में कोई परिवर्तन होगा? क्या नहीं होगा। ω2 माइनस ω1 कितना होगा? 0। और जब कोणीय वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ω2 माइनस ω1 0 होगा, तो अल्फा बराबर कितना होगा? 0 होगा। इसलिए अल्फा बराबर 0। यानी कि क्या निष्कर्ष मिला हमें? कि जब
वृत्तीय गति में कण का कोणीय वेग एक समान हो। जब वृत्तीय गति में कण का कोणीय वेग एक समान हो तो कण का कोणीय त्वरण कितना होगा बेटा? शून्य। तो कण का कोणीय त्वरण शून्य होता है। कि जब वृत्तीय गति में कोई कण एक समान कोणीय वेग से गतिमान हो तो उस कण का कोणीय त्वरण कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि मान लो मैं आपसे कह दूं, यदि ω2 ग्रेटर देन ω1 कि कण का कौन सा कोणीय वेग अधिक हो, प्रारंभिक या अंतिम? अंतिम कोणीय वेग अधिक हो। और अंतिम कोणीय वेग अधिक कब होगा? जब कोणीय वेग समय के साथ घटे या बढ़े। घटे या बढ़े? बढ़ेगा तभी तो अंतिम कोणीय वेग ज्यादा होगा। कि यदि कोणीय वेग बढ़ता रहे तभी तो लास्ट वाला कोणीय वेग फर्स्ट वाले कोणीय वेग से अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में ω2 ग्रेटर देन ω1 तो एल्फा बराबर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? कोणीय त्वरण एल्फा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है। और यदि उल्टा कह दूं आपसे, यदि ω1 ग्रेटर देन ω2 तो भाई कि ω1 तो है कम, ω2 है ज्यादा। सॉरी उल्टा बोल गया मैं। कि ω1 तो है अधिक, प्रारंभिक कोणीय वेग अधिक है, अंतिम कोणीय वेग कम है। कम में से ज्यादा घटाओ तो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा, अर्थात नेगेटिव मिलेगा। तो क्या निष्कर्ष मिला आपको? कि वृत्तीय गति में कण का कोणीय त्वरण धनात्मक कब होता है? जब ω2 ω1 से अधिक हो, अर्थात अंतिम कोणीय वेग तो हो ज्यादा, प्रारंभिक कोणीय वेग हो कम। ऐसा तभी संभव होता है जब कण का कोणीय वेग समय के सापेक्ष बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में उस कण की गति में कोणीय त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होता है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि अंतिम कोणीय वेग प्रारंभिक कोणीय वेग से अधिक तभी होगा जब वृत्तीय गति में किसी कण का कोणीय वेग समय के साथ बढ़ता है। अर्थात समय के साथ कण के कोणीय वेग में वृद्धि होती है। और जब कण के कोणीय वेग में समय के साथ वृद्धि होगी तो कण की गति में कोणीय त्वरण हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो तीसरा पॉइंट, ω1 ग्रेटर देन ω2 प्रारंभिक कोणीय वेग ज्यादा हो और अंतिम कोणीय वेग कम हो। ऐसा कब संभव है? जब किसी कण का कोणीय वेग समय के सापेक्ष घटता है। तभी तो पहले वाला तो होगा ज्यादा और घटेगा तो लास्ट में कैसा हो जाएगा? कम। तो जब किसी कण का कोणीय वेग समय के सापेक्ष घटता है तो उस कण की गति में कोणीय त्वरण हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और कण की गति में इस ऋणात्मक कोणीय त्वरण को हम कोणीय मंदन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? कोणीय मंदन भी कह सकते हैं, क्योंकि कोणीय वेग घट रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक बार मैंने आपको कोणीय त्वरण पर आधारित 3 कंडीशन पढ़ी है। सबसे पहला ω1 बराबर ω2 कि जब कोई कण
एक समान कोणीय वेग से गति करे, अर्थात कोणीय वेग न तो समय के सापेक्ष घटे न ही समय के सापेक्ष बढ़े। तो कण की गति में कोणीय त्वरण कितना होता है? शून्य होता है। ऐसा तभी होगा जब वृत्तीय गति में कण का कोणीय वेग एक समान हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब किसी कण का कोणीय वेग समय के सापेक्ष बढ़ता है, कि समय के सापेक्ष कोणीय वेग में वृद्धि हो, तो कण की गति में कोणीय त्वरण धनात्मक होता है। ठीक है। और लास्ट तीसरा पॉइंट, जब किसी कण का कोणीय वेग समय के सापेक्ष घटता है, अर्थात कोणीय वेग में समय के सापेक्ष कमी होती जाती है, तो कण की गति में उत्पन्न कोणीय त्वरण ऋणात्मक होता है। और इस ऋणात्मक कोणीय त्वरण को हम क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक मंदन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप? कोणीय मंदन भी कह सकते हैं। तो ये बात होती है वृत्तीय गति तथा वृत्तीय गति से संबंधित राशियां, जिनके बारे में आज हमने एक बार फिर थोड़ा विस्तार से अध्ययन किया है। समझ में आ गया तक सभी को?